प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2023 में संपन्न हुए हाई स्कूल गणित प्रश्न पत्र सेट 2 संकेतांक 822 DW के हम खंड आ के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें देख रहे हैं पहले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। देख रहे हैं इस प्रश्न में स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न वर्तमान में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। फिर भी हम देखते हैं इसमें परिमेय संख्या पूछा है √9, जिसका वर्गमूल जानते हैं 3 के बराबर होता है, इसलिए √9 एक परिमेय संख्या है, जिसका विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 2 में एक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो देख रहे हैं यदि हम दोनों समीकरणों को हल करें तो प्रश्न नंबर 2 में देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 दिया है। पहला समीकरण है x + y = 10, x + y = 10 और देख रहे हैं दूसरा समीकरण है x - y = 4। दोनों समीकरणों को हल करेंगे, देख रहे हैं जोड़ देंगे तो जोड़ने पर y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = 10 + 4 14, तो x = 14/2 अर्थात 7। और इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर मिल जाएगा 10 - 7 = 3। इस प्रकार से देख रहे हैं x = 7 y = 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस पहले प्रश्न का इस दूसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं विकल्प बी x = 7 और y = 3 सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी है। तो y अक्ष से दूरी हम जानते हैं भुज का मान होता है, तो y अक्ष से दूरी 5 मात्रक होगी, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद चौथे में भी देख रहे हैं स्टार अंकित है, अर्थात वर्तमान में यह पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। दिया था एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई देख रहे हैं समद्विबाहु समकोण था, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की माप हम निकाल सकते हैं। पांचवें में भी देख रहे हैं स्टार अंकित है, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार के प्रश्न पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में दिया है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा sin² 18 अंश माइनस cos² 72 अंश का मान है। देख रहे हैं एक कोण को यदि हम चेंज कर दें, sin² 18 अंश माइनस cos 72 को यदि हम चेंज कर लें, लिख सकते हैं cos 90 माइनस देख रहे हैं 90 से 18 घटाने पर 72 मिल जाएगा, और cos 90 - थीटा जानते हैं sin थीटा होता है, तो sin² 18 अंश माइनस cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin² 18 अंश देख रहे हैं प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और 0 देख रहे हैं ऑप्शन बी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है, छठे में भी स्टार अंकित है, लिखा है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न गलत भी है, धनात्मक पूर्णांक p के लिए होना चाहिए। अगर p एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप उस स्थिति में 2p + 1 होता है, तो यहाँ सम शब्द गलत अंकित है, और देख रहे हैं स्टार अंकित है, तो वर्तमान में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके बाद देख रहे हैं 7वें प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि संख्याओं 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान है। तो देख रहे हैं दिया है प्रश्न नंबर 7 में संख्याएं दी हैं, देख रहे हैं संख्याएं दी हुई हैं 7 8 x 11 और 14 का माध्य कह रहा x है, तो फिर x का मान होगा। तो माध्य बराबर जानते हैं, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और देख रहे हैं माध्य का मान चूंकि x दिया है तो माध्य के स्थान पर x लिख लेते हैं। पदों का योग करेंगे तो 7 + 8 + x + 11 + 14 बटे देख रहे हैं पदों की संख्या 1 2 3 4 5, कुल 5 पद हैं। देख रहे हैं 5 इधर लाएंगे गुणा में मिल जाएगा, 5x बराबर देख रहे हैं 8 7 15 15 10 25 1 26 4 30 10 40 40 + x, तो x पक्षांतर कर लेंगे, तो 5x - x = 40, तो देख रहे हैं 4x = 40
तो यक्स बराबर 4 दहम 40 10 मिल जाता है। और 10 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी 10 सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वीं में कह रहा निम्न द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हैं, तो c का मान है। देख रहे हैं द्विघात समीकरण दिया है और द्विघात समीकरण में आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा है। प्रश्न नंबर 8, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हैं। चूंकि समीकरण के मूल समान हैं इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, या कह सकते हैं b² इक्वल टू 4ac। और यहाँ से c का मान पूछ रहा तो c बराबर निकालें तो b² अपान 4a मिलेगा। और देख रहे हैं b² अपान 4a हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है। प्रश्न नंबर 9 में देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में कह रहा दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 और DB बराबर 3x प्लस 19 AEx EC 3x प्लस 4 DE समांतर BC है तो x का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज में देख रहे हैं DE BC के समांतर है। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रमेय से देखें तो प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं इसमें भुजाओं का अनुपात AD अनुपाते DB इक्वल टू मिलेगा AE अनुपाते EC। अब इसमें हम मान रख देंगे AD की माप देख रहे हैं x प्लस 3 दी है अपान DB देख रहे हैं 3x प्लस 19 बराबर AE यक्ष है। और फिर देख रहे हैं EC की माप 3x प्लस 4 है। अब इसमें हम तिरछा गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं तिरछा गुणा करने पर x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 बराबर x इंटू 3x प्लस 19 आपस में गुणा कर लेंगे। पहले x का गुणा कर देते हैं तो 3x² प्लस 4x प्लस देख रहे हैं 3 त्रिक 9x प्लस 3 चौको 12 बराबर 3x² प्लस 19x। 3x² देख रहे हैं दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, सरल करते हैं तो 9 4 13x 19x पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस 19x बराबर देख रहे हैं 12 पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा। देख रहे हैं 13x से 19x घटाएंगे 13 6 19 माइनस 6x बराबर माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो x बराबर 12/6 6 दुनाई 12। तो देख रहे हैं x बराबर 2 सेंटीमीटर मिल जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में देखिए दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की अगर हम धनात्मक सम संख्याएं लिखें 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं बराबर मिल जाएंगी 2 4 6 8 10। इन संख्याओं का हमको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। यदि पदों को जोड़ें तो देख रहे हैं 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बटे देख रहे हैं कुल 5 संख्याएं हैं बटे 5 5 6 30। तो देख रहे हैं समांतर माध्य 6 मिलता है और 6 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है। प्रश्न नंबर 11 में कह संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो देख रहे हैं 156 के
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नई 18, अब 3 से विभाजित करेंगे, 13 × 39। इस प्रकार से देख रहे हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये अगर हम देखें तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 ये हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें में कह रहा है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हैं तो इसका माध्यक है। हम जानते हैं माध्य माध्यक और बहुलक में निम्न संबंध होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 12 संबंध है बहुलक बराबर, देख रहे हैं बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसी में हमको मान रख देना है। तो देख रहे हैं दिया है माध्य और बहुलक, माध्य का मान 24 है और बहुलक देख रहे हैं 12 दिया है। बहुलक के स्थान पर 12 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य 24 दिया है। सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 12 बराबर देख रहे हैं 24 दूनी 48, पक्षांतर करेंगे प्लस में मिल जाएगी, बराबर 3 गुणे माध्यक। तो देख रहे हैं 48 में 12 जोड़ेंगे, 48 2 50 10 60 बटे 3 बराबर माध्यक के हो जाएगा। तो इस प्रकार से माध्यक बराबर 3 दुनाई 6 0। देख रहे हैं माध्यक का मान 20 मिल जाता है और 20 हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। देख रहे हैं 13वें प्रश्न में स्टार अंकित है, अर्थात देखा जाए तो ये पाठ्यक्रम से हट गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं। कह रहा यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो समीकरण दिए हैं प्रश्न नंबर 13, पहला समीकरण है 2x + 3y = 5 और दूसरा है 4x + ky = 10 और इनके क्या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये प्रतिबंध होता है यदि इसमें हम मान रख दें। देख रहे हैं a1 का मान 2 है बटे a2 का मान 4 है बराबर b1 3 है, b2 देख रहे हैं k है, c1 5 है, c2 10 है। तो यदि इसमें देख रहे 2 एकम 2 2 दुनाई 4 और ये पहले दोनों पदों में यदि हम तिरछा गुणा कर लें तो k बराबर मिल जाएगा 3 दुनाई 6। तो देख रहे k बराबर 6 प्राप्त होता है जो कि हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद देख रहे हैं 14वां प्रश्न है ABC, इसमें भी देख रहे हैं स्टार अंकित है। तो ये प्रश्न हमारा इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो देख रहे हैं 15वें प्रश्न में दिया है, 15वें प्रश्न में कह रहा है यदि cos a = 7/25 तो tan a + cot a का मान है। दिया है cos a = 7/25 तो tan a + cot a का मान ज्ञात करना है। tan a + cot a = ? तो देख रहे हैं त्रिभुज से हम तीसरी भुजा निकाल लें। cos a दिया है ABC त्रिभुज जिसमें मान लेते कोण B समकोण है और इस कोण A के लिए cos आधार बटे कर्ण 7/25 यानी आधार 7 और कर्ण 25 है। अब अगर हम लंब की माप निकालें तो देख रहे हैं BC बराबर मिल जाएगा √AC का स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जानते हैं 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, घटाएंगे तो देख रहे हैं घटाने 15 से 9 घटाएंगे 6 बचा 1, 11 से 4 घटाएंगे 7, 576 जिसका वर्गमूल 24 होगा। इस प्रकार से लंब की माप 24 मिल जाती है। और मान पूछ रहा tan a + cot a, देख रहे हैं tan a लंब बटे आधार अर्थात 24/7
प्लस काट ए आधार बटे लंब 7/24। लाशा लेकर यदि सरल कर लें तो लाशा में 7 × 24 मिल जाएगा। देख रहे हैं 24 × 24 576 और 7 × 7 49 जोड़ लेंगे। 576 में देख रहे हैं 49 जोड़ने पर 625 मिल जाता है और 7 में 24 से गुणा करेंगे 7 चौक 28 7 दूनी 14 14 2 16 तो 625/168 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 15 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न। 16वें में देख रहे हैं यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या है। देख रहे हैं इसमें भी स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न भी इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी हैं, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देख रहे हैं दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। प्रश्न नंबर देख रहे हैं 16। प्रश्न नंबर 16 में पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर दी है 4 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर है 3 सेंटीमीटर। इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग अगर लिखें तो क्षेत्रफलों का योग बराबर मिल जाएगा, क्षेत्रफलों का योग बराबर देख रहे हैं πr1² प्लस πr2²। मान रख देंगे, पाई कॉमन कर लेते हैं। R1 देख रहे हैं 4 का स्क्वायर, R2 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 25। तो देख रहे हैं 25 पाई मिलता है और योग से कह रहा है बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। तो क्षेत्रफलों के योग के बराबर जो वृत्त बनता है यदि उसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान लें तो उसका क्षेत्रफल बन जाएगा πr²। पाई देख रहे हैं दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार से r² 25 तो r बराबर 5 मिल जाएगा। उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। तो देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ये हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में दिया है क्या द्विघात समीकरण के मूल हैं। देख रहे हैं द्विघात समीकरण दिया है और इसके हमको मूल ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 17 में देख रहे हैं द्विघात समीकरण है x² - 3x - 10 = 0। तो यदि इस द्विघात समीकरण को हम हल करें तो देख रहे हैं x² - 5 दूनी 10 घटाने पर 3 मिले तो 5 और 2 ही खंड होंगे, -5x + 2x - 10 = 0। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। देख रहे पहले समूह से x कॉमन कर लेंगे तो x - 5 और दूसरे से 2 कॉमन कर लेंगे तो x - 5 = 0। देख रहे हैं x - 5 दोनों से कॉमन मिल जाता है तो शेष बचा x + 2। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x - 5 = 0 तो देख रहे हैं x = 5 और दूसरा यदि x + 2 = 0 तो x = -2। तो अतः समीकरण के मूल 5 और -2 होंगे। तो देख रहे हैं 5 और -2 विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में दिया है क्या यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या समतल मैदान पर एक मीनार मान लेते हैं, एक मीनार है और प्रश्नानुसार क्या मीनार की छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। तो यदि मीनार की ऊंचाई हम h मान लें तो जो छाया बनती है इसका √3 गुना है तो √3h हो जाएगी। मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं लंब और आधार से संबंधित यदि हम tan थीटा लगा दें तो tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे आधार h बटे √3h। देख रहे हैं h कैंसिल कर देंगे तो 1 बटे √3 मिल जाता है जो कि tan 30 अंश का मान होता है। tan थीटा बराबर tan 30 अंश
इस प्रकार से देख रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण थीटा का मान 30 अंश आ जाता है और 30 अंश देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का सी सही है। 19वें में भी देख रहे हैं स्टार अंकित है, फिर भी देख रहे हैं क्षेत्रमिति पर आधारित है, इसलिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। देख रहे हैं 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 19। एक ठोस बेलन है, एक ठोस बेलन लेते हैं जिसमें ऊंचाई कह रहा है इसकी 45 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले बनाए जाते हैं। देखिए इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर व्यास के केरा गोले बनाए जाते हैं। तो गोलों की संख्या निकालना है। गोलों की संख्या बराबर होगी, देख रहे हैं गोलों की संख्या बराबर निकलेगी यदि हम बेलन के आयतन में एक गोले के आयतन से भाग दे दें, बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन, आप मान रख देंगे बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर, व्यास 4 है तो त्रिज्या देख रहे हैं 4 का आधा 2 मिलेगी, 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच देख रहे हैं 45 है बटे देख रहे हैं एक ठोस गोले का आयतन, गोले के आयतन का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 मिल जाएगी, 3 का क्यूब सरल कर लेंगे। देख रहे हैं पाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है और 3 से एक घात कैंसिल कर दें तो 3 की घात 2। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिलता है 2 का स्क्वायर 4 गुणे 45 बटे 4 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 4 4 कैंसिल कर देंगे, 9 पचे 45। तो गोलों की संख्या बराबर 5 आ जाएगी और 5 देखें तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। और देख रहे हैं 20वां प्रश्न भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। शेष खंड बा को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।